वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर। यार ये जो बात है ये काफ़ी डीप थिंकिंग है। यानी कि जिसने भी इसे लिखा होगा या फिर जिसने भी इसे बोला होगा वो सिचुएशन बहुत ही हार्श होगा, बहुत ही मुश्किल भरा वो सिचुएशन होगा। तो किसने लिखा, क्यों लिखा, हम सब जानेंगे। और यार आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस सुंदर से चैप्टर को लिखा है ग्रैडन कुक एंड एलन ईस्ट ने। हमारे चैप्टर के जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में उनकी वाइफ जिनका नाम मैरी था, उनका एक बेटा जो कि 6 साल का था और उसका नाम जोनाथन था, और उनकी एक बेटी जिसका नाम सुजैन था और वो 7 साल की थी। वे सभी एक शिप राउंड में यानी कि एक सी जर्नी के लिए निकले थे और वो डुप्लीकेट करना चाहते थे एक बहुत ही फेमस आदमी का जर्नी को, जिसका नाम था जेम्स कुक, जिन्होंने 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था। तो उनका भी यही मकसद था कि वो भी पूरे एक वर्ल्ड का चक्कर लगाएं। उनकी पूरी फैमिली इस काम के लिए निकली थी। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनका एक बोट था जिसका नाम था वेव वाकर, जो कि 23 मीटर लंबा था और 30 टन का था, और वो बहुत ही अच्छा से वुडन ब्यूटी था, यानी कि वुडन से बहुत ही अच्छा से बिल्ड था। और वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने इस बोट को एकदम हार्डेस्ट वेदर पे जाके टेस्ट किया था और ये बोट एकदम सही निकला था, यानी कि ये बोट हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट वेदर में भी सही टिक सकता था। हमारे नरेटर 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है और उन्होंने 16 साल ब्रिटिश वाटर में बिताया है ताकि वो एक अच्छे कैप्टन बन सके और सी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके, ताकि जब वो पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले नरेटर ने 3 साल की जर्नी तय की जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था, और इसमें वे कोस्टल टाउन ऑफ अफ्रीका से केप टाउन जा रहे थे। और वो बता रहे कि ये जर्नी बहुत ही आराम से कट भी गया। अब उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था। अब वो बता रहे कि ईस्ट की तरफ द साउदर्न इंडियन ओशियन था जो वर्ल्ड का वन ऑफ द रफेस्ट सी है। फिर वो बता रहे कि इसे क्रॉस करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया। क्रूमैन जो कि बोट चला सकते हैं, नॉर्मल आदमी जिन्हें बोट चलाना आता है वो क्रूमैन होते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों क्रूमैन का नेम है, पहला आदमी का नाम है अमेरिकन लैरी विस्गिल और दूसरा का नाम है स्विस हर्ब साइगलर। काफी वियर्ड नेम है ना। जब नरेटर और उनकी पूरी फैमिली साथ साथ 2 क्रूमैन बोट में जाते हैं, केप टाउन को लीव करते हैं, उसके अगले दिन ही उन्हें स्ट्रॉन्ग गेल्स और वेव्स का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ गेल्स का क्या मतलब हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड। उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड और वेव्स का सामना करना पड़ रहा था। पर यहाँ नरेटर बता रहे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि विंड से कोई मतलब नहीं थी, क्योंकि उनका शिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड था। उन्हें स्ट्रॉन्ग एयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उन्हें डर लग रही थी वेव से। और वेव जो था वो 15 मीटर लंबा लंबा वेव आ रहा था, जो कि उनके शिप के मेन मास्ट से भी ज्यादा था। मेन मास्ट क्या होता है? जो शिप के आगे झंडा टाइप लगा रहता है पोल में, तो वो होता है मेन मास्ट। तो वो कह रहे उनका मेन मास्ट से भी बड़ा वो जो वेव्स था, इसलिए उन्हें डर लग रहा था कि उनका बोट कहीं डूब ना जाए। अब वो बता रहे क्रिसमस के समय यानी कि दिसंबर 25 को वो केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे सी में, ओशियन में। और वो बता रहे कि मौसम काफी खराब हो रहा था। वो बताते हैं कि क्रिसमस के टाइम में उन्होंने अपने जो शिप था उनका या जो बोट था वेव वाकर, उसमें उन्होंने एक क्रिसमस ट्री भी प्लांट किया था। और वो बताते हैं जब न्यू ईयर आया यानी कि 1 जनवरी को वो जो मौसम था उस मौसम में चेंज देखने को मिला। और चेंज ये था कि मौसम और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और ये बात तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई जब 2 जनवरी आया, जब वेव जो था वो इतना बड़ा था कि सोच से भी हमारे बाहर हो। इस पॉइंट में नरेटर बता रहे हैं कि उस समय वेव वाकर यानी कि उनके बोट में बस छोटा सा जिब लगा हुआ था। जिब क्या होता है? जिब JIB, इसका मतलब होता है एक कपड़ा जो शिप के ऊपर लगा रहता है झंडा के तरह, वो जिब होता है। तो वो कह रहे कि उस समय बहुत छोटा सा जिब लगा हुआ था। और वो बता रहे कि वेव्स बहुत बड़ी थी और वो उनका बोट जब भी उन वेव्स के ऊपर जा रहा था तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। उन्हें बहुत वास्ट ओशियन देखने को मिल रहा था जो लगातार उनकी तरफ बढ़ते चला आ रहा था। और जो उस समय साउंड थी उस वाटर की वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, वो बहुत ज़्यादा जोर से आ रही थी, जिनकी वजह से उनका ईयर्स में पेन हो रहा था। फिर भी उनकी जो बोट है वो 8 नॉट की स्पीड से बढ़े चली जा रही थी। और वो कह रहे हैं कि उन्हें बोट को स्लो करना था, जिसकी वजह से उन्होंने बचे खुचे जिब को भी उतार दिया, यानी कि उस कपड़े को जो झंडे की तरह लगा रहता है बोट के आगे, उसे उन्होंने उतार दिया ताकि उनका बोट थोड़ा स्लो हो सके। उस बोट के अंदर जो 6 लोग थे उन सभी ने अपने आप को डबल लैस्ड किया, यानी कि रोप से अपने आप को 2 बार बांध लिया ताकि वो सेफ रहे। उन्होंने लाइफलाइन भी अपने में अटैच कर ली, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन लिया
और वो वहाँ पे स्थिर रहे, यानी कि उन्होंने अब फिर वेट किया। और उसी दिन शाम को 6 बजे वो टाइम होता है जिस समय उन्हें इंडिकेशन मिलता है एक बहुत बड़े खतरनाक डिजास्टर का। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय शाम को 6 बजे चारों तरफ अचानक से थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है, और साइलेंस कोई नॉर्मल साइलेंस नहीं होता है बल्कि ओमिनियस साइलेंस होता है। ओमिनियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट साइलेंट या फिर एक थ्रेटनिंग साइलेंट, डरावनी और अनप्लीजेंट साइलेंट होती है। वो कोई ऐसी साइलेंट नहीं होती है कि अब वेव सब चला गया, विंड चला गया, अब उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये साइलेंट ऐसी होती है जैसे कि और डर लग जाए। और फिर अचानक से बहुत तेज की बिजली कड़कती है और सामने से ब्लैक क्लाउड्स भी आ जाते हैं विद अ हॉरर, यानी कि एकदम डरावनी टाइप से। फिर मैं गौर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कोई क्लाउड नहीं था, यानी कि ये ब्लैक क्लाउड नहीं था, बल्कि एक ह्यूज वेव था। और ये वेव इतना बड़ा था कि इस मतलब उनके शिप के साइज का डबल वेव था। और फिर वो बता रहे हैं जब ये वेव उनके शिप से टकराया तो पहले उन्हें लगा कि उनका शिप इससे निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, पर थोड़ा देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनके शिप के अंदर पानी घुस गया, उनका शिप टूट गया है। और वो उनके साथ एक और हादसा होता है कि वो बोट के अंदर लगे जो व्हील होता है जिससे बोट कंट्रोल होता है उसमें जाके टकरा जाते हैं, उनके सिर पे चोट आ जाती है। यहाँ पे नरेटर को लगता है कि अब उनका डेथ नज़दीक आ गया है और वो उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं, यानी कि वो बेहोश होने लगते हैं और अपने आप से काबू खोने लगते हैं, ऐसा कुछ। और वो धीरे धीरे उस वेव्स के अंदर धंसने भी लगते हैं, यानी कि हमें ये पता चलता है कि वो उस शिप से गिर चुके हैं और वो उस पानी में है। फिर वो बताते हैं अचानक से एक और वेव आता है और वो वेव उनको ऊपर की तरफ पुश कर देता है, और उनका जो वेव वाकर शिप था वो काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके कारण वो वापस से उस पानी से डायरेक्ट बोट में आ जाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लाइफलाइन पहनी हुई थी। लाइफलाइन यानी कि उन्होंने वो रोप बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं, और वो जब पानी ऊपर आता है तो वो बोट उन्हें उनकी तरफ खींच लेता है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वेव ने उन्हें ऐसे टॉस किया मानो कि वो कोई रैग डॉल हो। हमारे नरेटर का लेफ्ट रिबकेज थोड़ा टूट गया था और उनके मुंह से खून गिर रहा था, उनके दांत भी टूट गए थे। यहाँ पे वो ये बता रहे कि अब वो जैसे तैसे उस व्हील के पास गए जिससे बोट कंट्रोल होता है, उन्होंने बोट को सही किया और उसके बाद वहीं पे थोड़ा देर हैंग ऑन किए, यानी कि रुक गए। हमारे नरेटर कहते हैं वाटर एवरीवेयर, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है। वो बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनका शिप पानी से भरे जा रहा है, पर फिर वो कहते हैं कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो नीचे जाके देख सके। तभी सामने वाली डेक से दरवाजा खुलने का आवाज आता है। ऑथर देखते हैं कि उनकी वाइफ मैरी उनके सामने आती है और चिल्ला के कहती है कि हम डूब रहे हैं, हमारा जो डेक है वो टूट चुका है और जितना भी पानी है यानी कि वाटर वो हमारे बोट के अंदर आ रहा है। तो वो चिल्ला के कहते हैं कि तुम ये यानी कि ये व्हील पकड़ो और मैं तुरंत देख के आता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। तभी वो देखते हैं नीचे जाके कि लैरी और हर्ब यानी कि वो दो क्रूमैन जो थे वो दोनों एकदम पागलों की तरह पानी शिप से बाहर फेंक रहे थे, बाल्टी उठा रहे थे, पानी भर रहे थे और शिप के बाहर फेंक रहे थे। फिर वो देखते हैं कि पानी में यानी कि उनके आसपास जो समुद्र है वहाँ पे बहुत सारा चीज़ तैर रहा है, जैसे कि क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज, ये सभी चीज़ तैर रहा है। तो उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके बेटे मतलब उनके जो बच्चे हैं वो भी कहीं डूब तो नहीं गए, इसलिए वो जैसे तैसे बहुत ही कठिनाई से वो अपने बच्चों के रूम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो। तभी ऊपर से आंसर आता है, यानी कि वो लोग ऊपर में चढ़े हुए रहते हैं और वहाँ से चिल्ला के कहते हैं कि हाँ हम सब ठीक है। हाँ, बट ऑथर की बेटी जिसका नाम सुजैन था उसके फोरहेड के जस्ट नीचे और आइस के जस्ट ऊपर एक छोटा सा बम्प सा हो गया था जिससे खून भी बह रहा था, पर ऑथर के पास इतना ध्यान नहीं था कि वो उस छोटे से बम्प पे ध्यान दे। इसलिए वो सबसे पहले हैमर, स्क्रू और कैनवस जैसी चीज़ों को ढूंढते हैं ताकि वो उनके शिप में जो होल है उसे रिपेयर कर सके, स्टारबोर्ड को रिपेयर कर सके, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो टेम्प्रोरी कवर बना देते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं होता कि पानी अंदर नहीं आ रहा होता है, हाँ पानी अंदर आ रहा होता है, पर ज़्यादातर पार्ट ऑफ जो वाटर जो था जो पहले आ रहा था उससे बहुत गुना घट जाता है, यानी कि अब पानी जो अंदर आ रहा था वो बहुत ही सीमित मात्रा में आ रहा था। उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम होता है वो होता है हैंड पंप, जो कि ब्लॉक हो जाता है आसपास की गंदगी के कारण और पानी ज़्यादा घुसने के कारण, और जो समुद्र का मिट्टी है उसके भी कारण हम कह सकते हैं। उसके कारण हैंडपम्प ब्लॉक हो जाता है और शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है उनके शिप पे। फिर उन्हें याद आता है कि हाँ उनके पास 2 स्पेयर हैंडपम्प्स थे उनके केबिन में। फिर वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका दोनों जो हैंडपम्प था वो दोनों टूट चुका है इस एक्सीडेंट के कारण। और वो देखते हैं कि बस यही नहीं बल्कि उनका जो जिप था और मेन एंकर था और भी कुछ चीज़ें वो सभी टूट चुकी है।